अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मैं सब बातों से बेखबर रात की तन्हाई में घर की छत पर सिगरेट सुलगाए खड़ा था। जंगल और वादियों के दरमियान बने इस मकान में मेरी पहली रात थी। ये मकान मेरे करीबी दोस्त के दादा ने पाकिस्तान बनने से पहले ख़रीदा था। ये मकान 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। ये बात अलग है कि गुज़श्ता कई बरस से यहाँ कोई नहीं रहता था, बल्कि तकरीबन इस पूरे इलाके में मुझे गिने चुने लोग ही मिले थे। सब सहूलतें न मिलने की वजह से शहरों का रुख कर चुके थे। बता देना चाहता हूँ कि हम 4 दोस्त राशिद के पुराने गांव में घूमने की गर्ज से आए हुए थे। राशिद और मैं स्कूल के वक्त के दोस्त हैं। ये इलाका अजीब पुरस्रार था, दिन में कुछ और, रात में कुछ और। शायद पहाड़ी इलाके ऐसे ही होते हैं। ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत लग रही थी, रात को उतनी ही मुतरादिफ। चांद की उदासी मेरे गिर्द मौजूद वादियों और पहाड़ों में पूरी तरह छाई हुई थी। दरख्तों से सर पीटती सर्द हवाएं टहनियों को चीखने पर मजबूर कर रही थीं, और फिर इन सब के साथ जंगली जानवरों की आवाज़ें। भेड़िए इकट्ठे मिलकर शोर मचा रहे थे। मेरे ख्याल में आज रात उन्होंने फिर कोई शिकार किया था। मुझे इस रात यहाँ की पुरस्रारियत पर कोई ताज्जुब नहीं था। मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और अपनी कुर्सी से उठकर मुंडेर तक रसाई की। दरअसल मैंने चांद को देखते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, यानी मैं चांद की रोशनी में इस जगह का जायज़ा लेना चाहता था। अभी मैं मुंडेर तक पहुंचा ही था कि मुझे खेत में एक लड़की नज़र आई, जो सफ़ेद फ्रॉक में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं इसे देखकर चौंक गया, क्योंकि यहाँ इस वक्त किसी लड़की का होना एक अजीब बात थी। मुझ पर पुरस्रारियत के साए बादलों की तरह छाने लगे थे। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वो कोई गैर मुल्की है। मालूम नहीं क्यों वो लड़की मुझे ही देख रही थी, जिस वजह से मुझ पर अजीब कैफियत हावी होने लगी थी। जैसे जैसे मैं इस पर गौर करता, मेरी कैफियत मनफी होती जाती। मुझे एक सर्द लहर अपने जिस्म में बर्क रफ्तारी के साथ महसूस हुई, जिसके साथ ही मेरा जिस्म एक झटके से कांप गया। मुझे हवा में कुछ भारीपन महसूस होने लगा था, जिसके बायस मैं मुंह से सांस लेने लगा। मैंने चाहा एक कदम पीछे हट जाऊं, मगर इस लड़की में ऐसी कशिश थी कि मैं इससे नज़र हटा नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग मुझे किसी नेगेटिविटी के सिग्नल्स दे रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही मैं चौंक गया। मेरे चौंक कर मुड़ने पर मैंने अपने पीछे राशिद को पाया, जो सवालिया निगाहों से मुझे घूर रहा था। राशिद ने मुझ पर सवालात की बरसात कर दी। मुझे मालूम है वो बहुत से सवाल कर रहा था, मगर मैं इस वक्त किसी अलग धुन में मगन था। राशिद ने मुझे झंझोड़ा और फिर मेरे माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, अब्दुल्ला, खैरियत तो है? तू ठीक तो है? हो क्या गया है लड़के? मैंने मुड़कर खेत में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी नज़र इस लड़की की तलाश में थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। राशिद ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, जिस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। राशिद ने दूसरा सवाल किया, तुझे क्या हो गया था? तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ, बस सफ़र की वजह से थकावट सी हो रही है। राशिद ने मुझे नीचे आने को कहा, क्योंकि विकी और काशिफ खाने की मेज़ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं खुद को नॉर्मल रखने की कामयाब कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में सवालात की बरसात होने लगी थी। मैं इस बात का राशिद से या किसी से भी जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि इनमें से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता, उल्टा मेरा मजाक बन जाता, जो मैं कम से कम इस बात पर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं जानता था वो लड़की इंसान नहीं थी, क्योंकि मैं इन सब पर यकीन रखता हूँ। वो लड़की मुझे क्यों देख रही थी? मैं इस सवाल से खौफजदा था। अब जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मैंने पहली बार इन पर गौर किया। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी नीचे को जाती थीं, जैसे खड़ी हुई हों, बिछी हुई नहीं हों।
और स्टेप्स इतने छोटे कि मुश्किल से एक पैर भी पूरा ना पड़ सके, तंग इस कदर कि एक वक्त में एक ही शख्स इन्हें इस्तेमाल कर सके। मुझे इस घर की पुरस्कारियत नज़र आने लगी थी, या शायद मैं ज़्यादा सोच रहा था, पर कुछ तो था जो पॉजिटिव नहीं था। यहाँ बने कमरे ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन छत बहुत ऊंचे थे। दीवारें देखकर भी एक अजीब एहसास होता था। ये दीवारें बेहद मोटी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर मुझे इस निगाह से भी देखना पड़ेगा। खाने से फारिग होकर मैंने पैनाडोल की 2 गोलियां ली और कुछ देर आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गया। राशिद का ध्यान मुझ पर ही था, क्योंकि मैं खाना अधूरा छोड़कर चल दिया था। वो मुसलसल मुझे देख रहा था। इस बार इसने मुझे आराम करने को बोला। हम सब बहुत थक गए थे। राशिद के मुंह से आराम का लफ्ज़ सुनकर विकी और काशिफ भी जमाइयाँ भरने लगे। हम सब एक ही कमरे में बिस्तर लगाए लेटे थे, क्योंकि एक यही कमरा था जो लेटने बैठने के काबिल था, ख़ास करके इस सर्द मौसम में। थकावट की वजह से सब नींद की वादियों में चले गए, जबकि मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई। इस रात एक अजीब ख्वाब के बाद मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने देखा कि जिस कमरे में हम सब हैं वहाँ वही लड़की मौजूद है, और वो अपने बालों को आग से जला रही है, जबकि इसके चेहरे पर अजीब पुरस्कार मुस्कुराहट है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल गंजी हो जाती है। बालों में लगी आग के शोले इस कदर फैल जाते हैं कि इसकी पलकें तक झुलस जाती हैं, यहाँ तक कि इसका मुकम्मल चेहरा आग की लपेट में आ जाता है। एक गहरी सांस के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीग चुका था। शुक्र है ये सब ख्वाब था, मगर मुझे जल्द ही इस बात का यकीन हो गया कि अभी मुसीबत नहीं टली। इस पूरे कमरे में बालों के जलने की बू फैली हुई थी। ये बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि राशिद, विकी और काशिफ तीनों खांसते हुए उठ गए। हम चारों बर्क रफ्तारी के साथ कमरे से बाहर निकल आए। सांस बहाल होने पर पूरे घर का जायजा लिया गया, मगर कुछ नहीं मिला। जल्द ही सुबह हो गई। सुबह नाश्ते के बाद मैंने राशिद को गुज़श्ता रात छत पर होने वाली तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वो मेरी बात मुकम्मल होने तक खामोश बैठा रहा। मुझे लगा जैसे वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, जिस पर मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने ये कहकर बात गोल कर दी कि शायद मेरा वहम ही होगा। राशिद ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया, जिस पर मुझे गुस्सा आने लगा और मैं सिगरेट जलाकर कमरे से बाहर निकल आया। दोपहर से ज़रा पहले जब सर्दी का जोर टूटा तो इन लोगों ने बाहर घूमने का इरादा किया। पहले तो मैं राज़ी नहीं हुआ, मगर फिर सोचा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये जगह बहुत हसीन थी, पहाड़ों से बहते चश्मे, परिंदों की सरगम हसीन वादियाँ वगैरह। पहाड़ों पर घूमते फिरते कुदरत की खूबसूरती पर तबसरा करते हुए हम बहुत दूर निकल आए। हम सब राशिद के पीछे चल रहे थे और वो हमें एक गाइड की तरह घुमा रहा था। अपनी सैर के दौरान हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से नीचे देखने पर हमें एक छोटा सा मैदान नुमा हिस्सा नजर आया, जहां टूटी हुई दीवारें बनी थीं। गालबन यहाँ किसी ज़माने में कोई मकान हुआ होगा। राशिद ने काबिल सफ़र रास्ता देखकर नीचे उतरना शुरू कर दिया, और ऐसे ही हम भी इसके पीछे पीछे मैदान तक पहुँच गए। ये वाकई अपने ज़माने का एक खूबसूरत मकान हुआ होगा, विकी ने अपना कैमरा आंख से लगाते हुए कहा। इस टूटे घर के पीछे पानी की नहर बह रही थी और एक कच्चा पक्का रास्ता पीछे को जाता था। बकौल राशिद ये रास्ता गांव से जा मिलता है। मैं इस जगह का बारीकी से जायजा ले रहा था, जबकि विकी और काशिफ तस्वीर बनाने में मसरूफ थे। राशिद ने मुझे बताया कि जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ इसी घर में रहा करती थी। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा, जिसके बाद इसने बताया कि इसने अपने बड़ों से सुन रखा है कि यहाँ आज़ादी से पहले एक वलैती अंग्रेज़ फैमिली रहती थी। इनकी एक जवान बेटी थी जिसे किसी ने कत्ल कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं जिंदा जला दिया था, तो कुछ कहते हैं बागियों के हाथों ज़िबा हो गई थी। मैं हैरत से इसकी बात सुनता रहा। बकौल राशिद, गांव के रहने वाले बहुत से लोगों ने इस लड़की को अक्सर रात में टहलते फिरते देखा है, और ये ज़्यादातर उन लोगों को नज़र आती है जो पहली बार यहाँ आए हों। उसकी बातें मुझे खौफज़दा कर रही थीं। मैंने यहाँ से जाने में ही भलाई समझी। कुछ देर आगे पीछे घूमकर हम वापस आ गए। इसी शाम हमें किसी एमरजेंसी की वजह से वापस शहर आना पड़ा। वो कहानी, वो गांव, वो लड़की, वो सब वहीं रह गया। बाकी था तो बस एक ख्याल, कुछ जज्बात, कुछ सवाल।
घर वापस पहुंचकर मैं कई दिनों तक ख्वाबों ख्यालों में वहीं घूमता रहा। वो जो भी थी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया हम में से किसी को भी। वो लड़की मुझे आज भी याद है, नीली आंखें, स्याह बाल, बारीक होंठ, मासूम चेहरा। कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है जो एक कली को मसल दे, एक फूल को जला दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मज़ीद अच्छी कहानियाँ वक्त पर मुयस्सर आ सकें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।